ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਜੀ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। आपका बहुत बहुत स्वागत है शंकरानंद जी। धन्यवाद धन्यवाद। सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ आए हो, भारतीय शिक्षण मंडल का की उद्देश्य है? भारतीय शिक्षण मंडल का क्या उद्देश्य है और आज आपकी पंजाब यात्रा में आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं पहले सभी श्रोताओं की क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पंजाबी भाषा में मेरा विचार नहीं रख पा रहा हूँ। पहली बार पंजाब आ रहा हूँ, पंजाबी समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बहुत रोमांचित हूँ। इतना करीबी की भाषा पंजाबी है ऐसा मैं समझकर बहुत रोमांचित हूँ, बहुत आनंद हो रहा है। फिर भी उस भाषा में मेरा विचार में रखने में असमर्थ हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हिंदी में मैं विषय रखने का प्रयास मैं करता हूँ जी। भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य है कि शिक्षा का उद्देश्य, नीति, पाठ्यक्रम और शिक्षा पद्धति, इनमें भारतीयता लाना, ये भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य है। शिक्षा में यदि भारतीयता आती नहीं है तो मनुष्य निर्माण में ही गलत हो जाएगा। मनुष्य जिस प्रकार निर्माण होना चाहिए, यानी फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली प्योर, साउंड एंड पेट्रियटिक, इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव और स्पिरिचुअली रूटेड, सोशली प्रोडक्टिव, ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जी, ये भारत का उद्देश्य है, भारत की शिक्षा की उद्देश्य है। ये उद्देश्य सफल करने हेतु हम शिक्षा में भारतीयता लाने का प्रयास भारतीय शिक्षण मंडल कर रहा है जी। मैं सुनिया कि जो भारतीय शिक्षण मंडल है, इन्हें जिहड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च हुई है, उहदे विच बड़ा वड्डा योगदान है। क्या बड़ा योगदान था भारतीय शिक्षण मंडल का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च करने के लिए? भारतीय शिक्षण मंडल 1969 में प्रारंभ हुआ। बाद में शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए जो भी प्रयासें होनी चाहिए वो करते आए हैं। सभी शिक्षाविदों से संवाद करना, गोष्ठियां, संगोष्ठियां आयोजित करना, शिक्षा में भारतीयता यानी क्या, इसके बारे में चर्चा करना, इसका डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये सभी शुरू हुआ। 1978 में ऐसे 3000 शिक्षाविदों से सुझाव लेते हुए हमने भारतीय शिक्षण प्रारूप ऐसा एक डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया जी। और 1986 में जब राजीव गांधी जी नई शिक्षा नीति का उन्होंने प्रस्तावना रखी, उस समय हमने देश भर से शिक्षाविदों के माध्यम से सुझाव देने के लिए प्रयास किया, दिलवाने के लिए। अभी भारतीय शिक्षण मंडल से कुल मिलाकर 12,000 सुझाव उस समय आए थे। उसमें भारतीय शिक्षण मंडल अकेले संगठन से, एक ही संगठन से 3,000 सुझाव थे। इसीलिए उसमें भी हमारा योगदान इस दृष्टि से बहुत अहम रहा, ऐसा मुझे लगता है। और 2014 में अगस्त में हमने फिर से 1,25,000 ऐसे शिक्षाविद, शिक्षक और शिक्षा से संबंधित अत्यंत प्रमुख व्यक्तियां, इनको मिलते हुए उनके सुझाव मांगकर हमने 40 पेजेस का एक भारतीय शिक्षण रूपरेखा ऐसे हमने तैयार किया। डॉक्यूमेंट तैयार किया जी। एजुकेशन आउटलाइन, इंडियन एजुकेशन, भारतीय एजुकेशन आउटलाइन, 1,25,000 लोगों से हमने सुझाव लेकर उसको संकलन करते हुए हमने किया। मतलब एडी बड़ी टीम है तो पूरा देश भर में। क्या बात है, देश भर में किया। 2015 जनवरी 17 तारीख स्मृति ईरानी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम रूपित करेंगे, इसीलिए सुझाव दीजिए, ऐसा उन्होंने मांगने से पहले हमने इसको देश भर में प्रकाशित किया जी। वी पब्लिश्ड दिस डॉक्यूमेंट बिफोर द कंट्री, और इस डॉक्यूमेंट को भारत के सभी भाषाओं में हम अनुवाद करके सभी लोगों के पास पहुंचाया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्लोट किया गया सुझाव मांगने के लिए केंद्र सरकार से, तब देश के कोने कोने से लाखों सुझाव आने के लिए हमारा डॉक्यूमेंट लोगों के लिए मददगार बन गया। वाह। ये बाद में TSR सुब्रमण्यम कमेटी के सामने एक बार हमने ये सभी डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा की जी। शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए जी। बाद में कस्तूरी रंगन ड्राफ्ट कमेटी के सामने 3 बार हमने चर्चा की। जो 66 पन्नों का, पृष्ठों का जो डॉक्यूमेंट प्रकाशित हुई है,
उसके एक एक शब्द के बारे में भी विस्तार से उनके साथ चर्चा की है। कस्तूरी रंगन जी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन सीगे, उन्हां दे नाल गलबात हुई ताडी? हाँ, उनके साथ चर्चा हुई। आप मुझे बताएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा क्या है कि जो समाज में बड़े लेवल पे बदलाव आएंगे? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भारत का एक चित्र अभी जो है वर्तमान में जी। उसको परिवर्तन करने में सफल होने के लिए जो विचार चाहिए उसका बीज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। भारत को संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक है उसका बीज इसमें छिपा हुआ है। क्या बात? उदाहरणार्थ मैं बोलता हूं जी आज शिक्षा यानी तनावपूर्ण है, जी भय से युक्त है, जी ये भय से मुक्त हो जाएगा शिक्षा। एक एक छात्र लगभग 40 करोड़ छात्र हैं और उनके माता पिता ऐसे हम सोचते हैं से और 80 करोड़ जी। यानी 120 करोड़ से भी अधिक आबादी शिक्षा से जुड़ी हुई है। जी, सीधे या सीधे? सीधे सीधे जुड़ी हुई है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नंबर इज 40 करोड़। वाह। एक परिवार में माता पिताओं को मात्र हम लेते हैं तो 80 करोड़ और ये 40 करोड़ 120 करोड़ ऐसे लगभग 135 करोड़ शिक्षा से जुड़े हुए हैं। यानी कितना असर पड़ेगा इस शिक्षा नीति से, यानी परीक्षा की पद्धति में ही परिवर्तन हो जाएगा इस शिक्षा नीति के कारण। यानी असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, जी परफॉर्मेंस के आधार पर आकलन हो जाएगा। जी। यानी आज जो परीक्षा हो रही है 3 घंटे स्मरण शक्ति की परीक्षा, ये नहीं होगी। कहते रट्टू तोता बना दिया जाता है, रट के आइए और पेपर में लिख दीजिए। रटने के आधार पर लिखते हैं, कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं होगा। कॉपी कर ही नहीं सकते। आज के आकलन के जो परीक्षा की पद्धति है उसमें परफॉर्मेंस देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बारे में वो ओरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बेस्ड असेसमेंट रहेगा। इसके कारण छात्र के विद्यार्थी के मन के अंदर डर ही नहीं रहेगा। वो सीखेगा, सीखा हुआ विषय को एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड बताएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह देते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। इसके कारण आनंद ही आनंद रहेगा, भय नहीं रहेगा। और विश्व पद्धर ते वर्ल्ड लेवल के ऊपर की आपको लगता है कि शिक्षा नीति के आने के बाद जो बदलाव हमारे यूनिवर्सिटी और स्कूली शिक्षा के ढांचे में होंगे, तो क्या हमारे बच्चे विदेशों में जाके कोई ऐसा हो सकता है कि वहां भी नाम कमाएं, वहां बढ़िया बढ़िया जॉब्स लें, भारत के लिए भी कार्य करें? मतलब ऐसा आप देखते हैं कि क्या विश्व के लेवल पे या जो विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटी उनके लेवल पे हम चले जाएंगे इससे? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक छात्र अपने इच्छा के अनुसार दुनिया के टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटी में जाकर अपना करियर बनाने के लिए जो भी चाहिए वो सब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। क्या बात। हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, इसको लेकर एक विभाग खोला जाएगा। अभी सभी IIT में और 10 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटियों में अभी इंटरनेशनल यूनिट ऐसा खोला गया है अभी। अच्छा जी। हाँ, खोला गया है। और हायर एजुकेशन में भी टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी एंड डिग्री गिविंग ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये 3 प्रकार से सभी परिवर्तन होना चाहिए। ये तीनों में इंटरनेशनल यूनिट खड़ा हो जाएगा। इसके कारण जो बच्चा विदेश जाना चाहता है उसके गाइडलाइंस को यदि पूरा करता है तो निश्चित दुनिया जा सकता है। शंकरानंद जी, मैंने ये भी एक चीज पढ़ी इस शिक्षा नीति में। कहते हैं कि आप अगर मान लीजिए आप केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा में पढ़ रहे हैं और आपको कोई कोर्स जो है वो IIT से करना है, तो यहाँ का विद्यार्थी वहां से कोर्स कर सकता है। क्या ये सारा कुछ संभव है इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है। केवल IIT से मात्र नहीं जी, बठिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो छात्र कोर्स कर रहा है जी, उसको दुनिया के किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स करना वो चाहता है, केवल IIT मात्र नहीं जी, वो कर सकता है जी। लेकिन उस यूनिवर्सिटी के साथ बठिंडा यूनिवर्सिटी का MOU होना चाहिए। हाँ, इसके लिए हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपनी दायरे को बढ़ाने के लिए दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी के साथ MOU स्वतंत्र रूप से कर सकते। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की आपस से ऐसी एक बार गल कर ली, निश्चित रूप से कर सकते। कमाल है। एक होर छोटी जी गल, शिक्षा नीति दे विच बड़ा अहम पहलू मैंने देखा है। मैं देखा कि अगर आपने BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर ली और आप किसी कारण से फाइनल ईयर नहीं कर पाए,
तो कहते हैं कि डिग्री दोबारा से करनी पड़ती है 2-4-5 सालों बाद। इसमें लिखा है कि ऐसा एकेडमिक क्रेडिट बैंक बना दिया गया, आपके क्रेडिट आपके साथ रहेंगे और जब आप दोबारा से किसी कारणवश नहीं कर पाए पढ़ाई, अब जब दोबारा से करना चाहेंगे तो फिर आप वहीं से शुरू कर सकते। सही बात कही आपने। ये छात्रों के लिए और एक बहुत बड़ा विकल्प है, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। टेंशन मुक्त हो जाएंगे। परिवार के कारण कुछ कठिनाइयां आ गई, वो क्रेडिट बैंक अपना वो सुरक्षित रहेगा। एक वर्ष छोड़ के दूसरे वर्ष वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम होने के कारण वो कभी भी अपनी शिक्षा आगे बढ़ा सकते हैं। तो वाकई बड़ी कमाल की और चीज़ एक है। मात्र नहीं, भटिंडा में वो सीख रहा है। उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, वो कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के कॉलेज में वो यहां बीए फर्स्ट ईयर किया, एक वर्ष बीच में गैप लिया, कर्नाटक चला गया, कर्नाटक के कॉलेज में बीए सेकंड ईयर कर सकता है, उसी क्रेडिट को वो ट्रांसफर करवा दे सकता। कमाल है जी, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वाकई में कमाल है। मुझे लग रहा है कि आज जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने आपकी बातों को बड़ा ध्यान से सुना। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पंजाब आए हैं, पहली बार पंजाब आए हैं और आज आकाशवाणी बठिंडा के माध्यम से, आकाशवाणी एफएम के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने हैं, तो पंजाब आपको कैसा? पंजाब के लोग बहुत प्यारे हैं। पंजाबी भाषा भी बहुत प्यारी भाषा है। पंजाब आने के बाद यहाँ इस छात्र भूमि में कदम रखने के बाद मैं बहुत रोमांचित हो चुका हूँ जी। ये राज्य जो बाहर जो विचार नरेशन बिल्ड हुआ है पंजाब के बारे में, वो सचमुच गलत है, ऐसा मुझे यहां आने के बाद समझ में आया। क्या बात है। ये इतना नेशनलिस्टिक स्टेट है जी। यहाँ के लोग इतने राष्ट्रवाद को समर्थन करने वाले हैं, यहाँ के लोग भावनाओं को सम्मान करने वाले हैं जी। प्यार को महत्व देने वाले हैं और इमोशन के साथ काम करने के साथ साथ ही विवेक के साथ निर्णय लेने का जो शिक्षा है वो यदि यहाँ हो जाती है तो पंजाब भारत में मात्र नहीं दुनिया में पहला स्टेट, आर्थिक रूप से भी, जीवन के हर क्षेत्र में भी पहला स्टेट ऐसा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, सभी संभावनाएं इसमें दिख रहे हैं। मन ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਨੀ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।